नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, दिल्ली से बिहार तक चुनावी राजनीति में फिर नई गर्मा गर्मी के आसार बन गए हैं। बिहार में अब तक नीतीश कुमार के पलटी मारने की चर्चाएं जोर पकड़ी हुई थी और हम यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जो मुखिया हैं वो भी अब उसी रेस में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब हम के मुखिया यानी हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी कोई नया खेल करने की कोशिश में हैं। ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने आज फिर से नीतीश कुमार और बीजेपी को चैलेंज दे दिया है, जो एनडीए को परेशानी में डाल सकता है। इधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी आपस में भिड़े हुए हैं, यानी भिड़ रहे हैं या भिड़े हुए हैं, जो भी कह लीजिए आप। लेकिन इन सब के बीच ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई में एक नया चेहरा सामने आ गया है और वो चेहरा है राहुल गांधी का। राहुल गांधी का चेहरा ले आया गया तो एक नया विवाद भी खड़ा हो गया है। वहीं कांग्रेस ने बजट सत्र से पहले बीजेपी को आगाह कर दिया है कि अंबेडकर के अपमान के मामले में अमित शाह माफी मांगे, वरना संसद में उनसे फिर से माफी की मांग की जाएगी। बाबा साहब अंबेडकर के साथ साथ बापू और संविधान पर हमले में भी कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है। क्या कुछ कहा है कांग्रेस ने इस मसले पर, आइए जरा सबसे पहले सुन लेते हैं जयराम रमेश की जुबानी। चर्चा आगे बढ़ाएंगे और यहां से बहुत कुछ है जो आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन पहले जयराम रमेश को सुनिए। कभी रहने वाला जहां बड़े प्लेयर उतरेंगे मैदान के, बिल्कुल भीम जय संविधान अभी 21 तारीख को बेलगावी में हुआ था, अभी मऊ में होने वाला है। उसके बाद में हो सकता है तेलंगाना में एक और ऐसा रैली हो। अभी पार्लियामेंट शुरू होने वाली है 31 तारीख को। हम मांग करेंगे, गृह मंत्री को इस्तीफा देना है, माफी मांगनी है। 17 दिसंबर को जिस तरीके से उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है, वो देश कभी नहीं बर्दाश्त कर पाएगा और ये मांग हमारी है। इसीलिए हम ये तो रैलियां कर रहे हैं, क्योंकि महात्मा गांधी पर मोहन भागवत जी का आक्रमण हो रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर पर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर गृह मंत्री का आक्रमण हो रहा है और संविधान पर प्रधानमंत्री का आक्रमण हो रहा है। ये 3 लोग आक्रमण कर रहे हैं। मोहन भागवत गांधी जी को निशाना बना रहे हैं, गृह मंत्री डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को निशाना बना रहे हैं और हमारे पूर्व नॉन बायोलॉजिकल और अब मौजूदा ह्यूमन प्राइम मिनिस्टर, जो अपने आप को एक ज़माने में मैं एक नॉन बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति हूँ, ये कहा था पर उन्होंने वापस लेना पड़ा उनको। वो तो संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं, संवैधानिक मूल्यों पर, संवैधानिक प्रावधानों पर, संवैधानिक संस्थाओं पर, जैसे मिसाल के तौर से इलेक्शन कमीशन, और संवैधानिक सिद्धांतों पर आक्रमण हो रहा है। तो ये जय बापू, जय भीम, जय संविधान, तीनों। 27 को आपकी रैली हो रही है, उससे क्या संदेश आप जो है तो सुन रहे थे आप। यहां जयराम रमेश को साफ साफ कह रहे हैं जय बापू, जय भीम, जय संविधान, और तीनों पर आक्रमण हो रहा है। एक तरफ बापू पर आक्रमण कर रहे हैं यहां मोहन भागवत, तो दूसरी तरफ भीम, जय भीम यानी बाबा साहब अंबेडकर पर आक्रमण कर रहे हैं अमित शाह, और तीसरी तरफ संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो आने वाले दिनों में दोस्तों राजनीति में गर्मा गर्मी बढ़ने का ऐलान कांग्रेस की तरफ से हो चुका है। आप जानते हैं कि इस बार कांग्रेस पहले से कहीं ज्यादा मजबूती के साथ संसद में बैठी है, जबकि मोदी बीजेपी के लिए पूरा बहुमत नहीं जुटा पाए हैं। उन्हें अपने साथियों के भरोसे सरकार चलानी पड़ रही है, लेकिन अब साथी भी आंख दिखाने लगे हैं। जीतन राम मांझी अपनी पार्टी हम से एकमात्र सांसद हैं, फिर भी वो कहां जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, इस पर चर्चाएं हो रही हैं। कल ही मांझी ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। दोनों के संबंध पहले तल्ख थे, आप जानते हैं। फिर नीतीश कुमार एनडीए में आए तो अब दोनों एक गठबंधन के साथी हैं। हालांकि दोनों को लगता है कि बीजेपी उनका इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में नीतीश मांझी की मुलाकात जो है, यानी दोनों की मुलाकात से बिहार में हलचल तेज है। एक तरफ नीतीश और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी, इन दोनों की मुलाकात। कल मांझी जब नीतीश कुमार से मिले तो इस दौरान सीतामढ़ी से जदयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर और मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद थे। यह तस्वीर आप देख लीजिए। हालांकि कई तरह के लगाए जा रहे कयास के बीच जीतन राम मांझी ने आज कहा है कि बिहार के गया जिले को जल्द ही उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिलने वाली है। बिहार में चुनाव से पहले ऐसी तस्वीरों से हलचल मचती रहेगी। लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव का एक और हमला बीजेपी पर हुआ है, उसको सुन लेते हैं। जरा तेजस्वी यादव को सुने और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सुनिए उधर बिहार से, और बिहार में क्या कुछ हलचल है
सुन लीजिए। देखिए हम तो बार बार कह रहे हैं कि अब बिहार में चुनाव आने वाला है। पहले भी हमने कहा था हर 2 दिन पे कोई ना कोई कूद करके बिहार आए। इन लोगों को बिहार के तरक्की या बिहार के विकास से मतलब नहीं, केवल चुनाव से मतलब है कि कैसे सत्ता में केवल बने रहे। अब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा, विशेष पैकेज क्यों नहीं दिया जा रहा। अब चुनाव आएगा तो बड़ी बड़ी बातें होंगी, फिर चुनाव के बाद सब भूल जाने वाला है। ये सब काम करने वाले लोग नहीं हैं, केवल लोगों को बीच आकर के जुमलेबाजी करना, झूठ बोलना, झूठा आश्वासन देना, ये इन लोगों का काम है। तो सुन रहे थे आप, झूठा आश्वासन देना ये सब इन लोगों का काम है, झूठ बोलना इन लोगों का काम है, ये बातें यहां कह रहे थे तेजस्वी यादव। बिहार में चुनावी हलचल शुरू हो गई है और वहीं दिल्ली में भी मामला गर्म होता जा रहा है। दिल्ली में तो बिल्कुल सामने चुनाव है। 5 फरवरी को चुनाव है, वोटिंग होगी और 8 फरवरी को रिजल्ट का दिन है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी पिछले कई दिनों से बीमार हैं और दिल्ली से लेकर बेलगावी तक उनके सारे कार्यक्रम इधर रद्द हो गए। हालांकि ऐसा लग रहा है कि राहुल की गैर मौजूदगी में उनके विरोधी जो हैं वो उसके बाद भी घबराए हुए दिख रहे हैं। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी ने एक नया पोस्टर जारी किया है दोस्तों, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप विपक्ष के नेताओं पर लगाए गए हैं। और मजे की बात यह है कि इस पोस्टर में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा तीसरे नंबर पर जो जिसकी तस्वीर है, ये देखिए आप, वो है राहुल गांधी की फोटो। आप देखिए, पहले नरेंद्र मोदी, उनके बाद गृह मंत्री अमित शाह, फिर राहुल गांधी, फिर आगे है जिसमें योगी आदित्यनाथ हैं। ये तस्वीर आगे बढ़ रही है और लेकिन इसमें राहुल गांधी की तस्वीर क्या कुछ कहती है? राहुल का चेहरा पोस्टर में दिखाने का मतलब है कि आम आदमी पार्टी अब राहुल गांधी के केजरीवाल पर किए गए हमले का जवाब देना चाहती है। इसका एक मतलब यह भी है कि जिस कांग्रेस को बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही दिल्ली में खत्म बता रहे थे, अब दोनों ही पार्टियों को कांग्रेस से डर लगने लगा है। क्या ऐसा माना जाए? इन सब पे चर्चा करेंगे। आइए आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि बिहार से दिल्ली तक जो राजनीतिक यानी सियासी गर्मा गर्मी हो रही है, उसमें सत्ता की रोटी सेकने का मौका आखिर में किसे मिल सकता है। राहुल गांधी के इस पोस्टर में राहुल गांधी की तस्वीर से कैसे सियासी घमासान मचा हुआ है। लेकिन राहुल गांधी की जब चर्चा हम करते हैं या करेंगे तो वहां पर यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या सचमुच राहुल गांधी की तबीयत खराब है या सियासत कुछ और है। कई लोग ऐसी बात कर रहे हैं, इसलिए यहां यह सवाल रखना जरूरी है। लेकिन उसके अलावा बिहार से दिल्ली तक जो सियासी गहमा गहमी है, सियासत तेज है, उस पर बातें। चलिए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर रविकांत जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी और डॉक्टर राकेश पाठक जी। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी और जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। आना चाहता हूं सीधे डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास। डॉक्टर साहब जरा बताइए, इधर बिहार में जीतन राम मांझी और ये तस्वीर आप देख ही रहे हैं, दिल्ली में एक दूसरी तस्वीर है। यहां तो एनडीए के 2 साथी आपस में मिल रहे हैं, बातें हो रही हैं। दिल्ली में दूसरी तस्वीर है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनके बाद आम आदमी पार्टी के सबसे बेईमानों की लिस्ट में राहुल गांधी की तस्वीर भी है और इंडिया गठबंधन में दोनों दल हैं। कैसे देखा जाए? पहले राहुल गांधी और उनके पोस्टर पर भी बात करते हैं, पर ही बात करते हैं। ये शायद देश के इतिहास में पहली बार होगा कि ऐसा राजनेता जो आज तक कभी भी किसी ऐसे पद पर नहीं रहा, न वो मंत्री रहा, न मुख्यमंत्री रहा, न प्रधानमंत्री रहा, वो सांसद रहा है और इस वक्त नेता प्रतिपक्ष है। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, लेकिन वो इस हैसियत में कभी नहीं रहा कि उसके पास फाइलें इस रूप में आती हो कि वो किसी को लखनऊ का हवाई अड्डा ठेके पर दे सके या कोई बंदरगाह दे सके जी। उसके हाथ में, उसकी कलम में यह संवैधानिक पात्रता कभी नहीं रही कि वो किसी को उपकृत कर सके। इसके बावजूद अगर उसको भ्रष्टाचारियों की फहरिस्त में शामिल किया गया है तो ये सचमुच में
एक बड़ा चुटकुला ही हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी सचमुच बहुत खतरनाक आदमी साबित होते जा रहे हैं। इसमें एक और तथ्य जोड़ दीजिए राजीव जी। राहुल गांधी 27 तारीख को इंदौर के पास महू में आ रहे हैं। जिला प्रशासन ने जो परमिशन दी है, जो अनुमति दी है उस आम सभा की, उसमें एक पॉइंट यह है कि आप किसी भी तरह का राजनीतिक भाषण नहीं देंगे। यह भी अपने आप में अजूबा है। रविकांत जी मुस्कुरा रहे हैं। रविकांत जी, आप कल्पना करके देखिए कि अंबेडकर की जन्मभूमि में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन है। कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है, वहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और तमाम नेता आएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है उन्हें भजन करना पड़ेगा वहां पर आकर। वे कुछ और कविता कहानी सुनाएंगे, क्योंकि कलेक्टर इंदौर ने फतवा जारी किया है कि किसी तरह का राजनीतिक भाषण मंच से नहीं होगा। क्या आपने इससे पहले इस तरह का कोई प्रतिबंध अमित शाह पर, नरेंद्र मोदी पर, शिवराज सिंह चौहान पर, मोहन यादव पर या XYZ किसी पर लगा हुआ देखा हो? कम से कम मुझे याद नहीं। तो अब राहुल गांधी के पास एक ही चारा है कि इस आदेश की सविनय अवज्ञा करें, गांधीवादी तरीके से अपना भाषण दें और 16 आना 24 कैरेट राजनीतिक भाषण दें, और फिर इंदौर का कलेक्टर उन्हें जो भी दफा लगती हो, दफा 144 या अब तो BNS में नंबर बदल गए हैं धाराओं के जी, जो भी शांति भंग की धारा लगती है उसमें राहुल गांधी को मंच से ही गिरफ्तार करके महू या इंदौर की जेल में डाल दें। क्योंकि इस वक्त राहुल गांधी से ज्यादा खतरनाक सत्ता के लिए और कोई व्यक्ति है नहीं। सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने वाला आदमी राहुल गांधी, जनता के बीच में जाकर सड़कों पर विद्यार्थियों के साथ बैठकर, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के बीच जाकर हर जगह वो उनके दुख दर्द जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए सत्ता को अखर रहे। 24 घंटे बाकी हैं, 27 तारीख में देख लेंगे वहां क्या होता है इंदौर में। और ये तो हम और आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी को कोई भी व्यक्ति एक राजनीतिक आयोजन में राजनीतिक भाषण देने से तो नहीं रोक सकता जी। उन्हें रोकने के लिए असम से लेकर महाराष्ट्र तक देश के कोने कोने में मुकदमे दर्ज होते हैं। किसी की हाथ की दूध की बाल्टी गिर जाती है राहुल गांधी के भाषण से, उसे इतनी जोर से धक्का लगता है, 250 रुपए का उसे नुकसान हो जाता है, उसमें थाने पहुंच जाता है व्यक्ति। तो इस वक्त राहुल गांधी की चुनौती से पार पाने का कोई तरीका भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह को सूझ नहीं रहा है। और इसी में चूंकि दिल्ली का चुनाव चल रहा है, इसी दरमियान बिहार से जो पदचाप सुनाई दे रही वो भी परेशान कर रही है। जीतन राम मांझी इस वक्त मंत्री हैं, सांसद हैं, लेकिन अगर वे दावेदारी करने पर उतर आएंगे और किसी ऐसे मौके पर जब नीतीश कुमार को लगेगा कि हम अपनी जगह किसी और बिजूके पर हाथ रखकर बीजेपी को आंखें दिखा सकते हैं, उसका साथ छोड़ते समय एक ऐसा कंधा चाहिए जिस पर बंदूक रख सकते हैं, तो जीतन राम मांझी भी एक माकूल चेहरा हो सकते हैं, एक ऐसा नाम हो सकते हैं। वे जिस वर्ग से आते हैं उसे आगे बढ़ाने में भी उन्हें कोई नुकसान नहीं है, पहले भी अवसर उन्हें मिल ही चुका है एक बार। तो मुझे लगता है कि अब ये जो घटनाक्रम दिल्ली के चुनाव के करीब आते आते जैसे जैसे मतदान पास आएगा, कांग्रेस ही इसमें मुख्य धारा में दिखाई दे रही। बीजेपी को भी राहुल गांधी और कांग्रेस से चिंता हो रही है। आम आदमी पार्टी ने इस पोस्टर में तीसरे नंबर पर उन्हें रख के यह साबित कर दिया है कि उनकी निगाह भी राहुल गांधी और कांग्रेस पर ज्यादा है। अब जनता इसे किस रूप में लेगी, ये दिल्ली की जनता जाने। जी राजीव, बिल्कुल, दिल्ली की जनता किस रूप में इसे लेगी वो तो ये दिल्ली की जनता जाने, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तरफ ये जो केजरीवाल की ईमानदारी और सारे बेईमानों पर पड़ेगी भारी, ये सारे बेईमानों में तीसरे नंबर पर राहुल गांधी का नाम, राहुल गांधी की तस्वीर, इसके क्या मायने हैं ये समझने की कोशिश करते हैं हम। इसके साथ साथ जो बात 27 तारीख को होनी है, यानी महू में जो कार्यक्रम है जिसमें राहुल गांधी को जाना है, उसकी जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं, लेकिन उससे पहले जो फरमान है वो आप
लोगों के सामने रख चुके हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी। जरा आना चाहता हूं इन्हीं तस्वीरों के साथ प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। कैसे देखते हैं आप, एक तरफ वो फरमान और दूसरी तरफ इधर तस्वीर राहुल गांधी की। दोनों तरफ राहुल गांधी हैं, लेकिन राहुल गांधी पिक्चर में ही हैं और वो खुद, जैसी खबर है कि बीमार हैं, 18 तारीख को पटना से आए हैं, उसके बाद से राहुल गांधी बीमार हैं और उस कारण राहुल गांधी दिल्ली की 3 सभाओं में नहीं जा पाए और इसके अलावा बेलगावी भी नहीं जा पाए। अब महू वो जाएंगे ऐसी उम्मीद है और उससे पहले उधर भी फरमान और दिल्ली में तस्वीर तो देख ही रहे हैं। महू वाला तो सुन के सच में हंसी आती है कि एक राजनीतिक पार्टी के मुखिया या उनके सबसे स्टार प्रचारक राहुल गांधी अगर राजनीतिक भाषण नहीं देंगे तो क्या धर्म प्रवचन वहां करेंगे? उससे तो अच्छा था अगर यही करवाना था तो कुंभ में चले जाते राहुल गांधी और वहां अखाड़ा जमाते। ये क्या हो गया है, मुझे ये नहीं समझ में आता है। मैं इस बात पर हंसूं कि रोऊं ये नहीं समझ में आता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को साबित कर दिया है कि आजादी के पहले वो अंग्रेजों के साथ थे और अब उनको मौका मिला है तो वो अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक मंसूबों के साथ सत्ता में है। और इस बात का बहुत एलानिया जाहिर किया था डॉक्टर अंबेडकर ने और उस वाक्य को मैं कई बार दोहराता हूं। उन्होंने कहा था कि अगर ये हिंदुत्ववादी सत्ता में आ गए, खास करके दलितों वंचितों के लिए, ये अंग्रेजों से भी ज्यादा क्रूर साबित होंगे। और आज उस चीज को हम लोग देख रहे हैं कि कैसे सत्ता का दुरुपयोग होता है। हालांकि राहुल गांधी को वो रोक लेंगे, राहुल गांधी पर अभी शायद 25 मुकदमे हैं, एक और हो जाएगा जिनके परनाना 9 साल जेल में रहे। राहुल गांधी को एक दिन जेल भेजने की हिम्मत नहीं है। और ठीक कहा पाठक जी ने कि अगर वो जेल भेज दें तो इस देश की राजनीति बदल जाए। राहुल गांधी बाहर रह के जितना नुकसान कर रहे हैं इनका, अगर अंदर 2 दिन भी चले गए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि इस देश में 2 लोग ऐसे हैं जिनको जेल भेजने की गलती कभी मोदी और शाह नहीं कर सकते, एक राहुल गांधी और दूसरा मायावती जी। तो संभव ही नहीं है। हाँ, मुकदमे होंगे ताकि राहुल गांधी परेशान हो, उनका पूरा जो वकीलों का हमला है वो इसी में लगा रहे, बचाव में लगा रहे। ये ऑफेंसिव पॉलिटिक्स का एक नमूना है। लेकिन जो व्यक्ति आगे बढ़ चुका है और सब कुछ छोड़ करके, उसका ये कुछ नहीं कर सकता। रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली में जो केजरीवाल ने किया है, उनकी पार्टी ने किया है, हम सब लोग पहले से ही इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी भले ही उनके प्रति उदारता बरते, नरमी बरते, लेकिन केजरीवाल कभी ऐसा नहीं कर सकते। वो उनकी उपज ही कांग्रेस के खिलाफ हुई और कांग्रेस के खिलाफ पूरा आंदोलन खड़ा करके, और उस समय उसके पहले भी वो आरएसएस के साथ थे, आरएसएस के मूल्यों के साथ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वो उसी तरह की हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते हैं। अब जो राहुल गांधी ने कहा था उसको केजरीवाल ने साबित कर दिया और इस देश में वो तमाम प्रतिक्रियावादी ताकतें और वो यथास्थितिवादी लोग जिन्हें संविधान से नफरत है, जो जाति जनगणना से डरते हैं, जो सामाजिक न्याय के मूल्यों से डरते हैं, जो भागीदारी के सवाल से डरते हैं, वो राहुल गांधी से डरते हैं। उनको राहुल गांधी से चिढ़ है। जो व्यक्ति सामाजिक न्याय की बात करेगा, समता की बात करेगा, संविधान की बात करेगा, जिनके दिमाग में मनुस्मृति चल रही होगी, ऑब्वियस है कि वो खौफ खाएंगे। तो फिर वो क्या करेंगे? वो राहुल गांधी की इमेज को किसी तरीके से खराब करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली में केजरीवाल से ये ब्लंडर हुआ है। देखिए, राहुल गांधी के इस समय जो इमेज है, लोगों के मन में राहुल गांधी के प्रति जो भाव है, मैं यहां बैठ करके जिस चीज को महसूस करता हूं लोगों से बातचीत करके, राहुल गांधी के बारे में कोई ये बात स्वीकार ही नहीं कर सकता। कुछ और अगर आप आरोप लगाना चाहें, आप कहें कि वो बीमार नहीं है, आराम फरमा रहे हैं, तो हो सकता है कि लोग ये मान लें कि राहुल गांधी बीमार नहीं हो।
लेकिन राहुल गांधी के बारे में ये कहना कि राहुल गांधी बेईमान है, मुझे लगता है कि बेईमानी से भी कोई ये स्वीकार नहीं कर सकता, ईमानदारी से तो छोड़ दीजिए। और इसका जो असर दिल्ली में होगा, कांग्रेस पार्टी वहां इस बार बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि वहां वो कितनी सीट जीत सकती है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक दशक के बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी वहां लड़ाई में है और मुकाबला त्रिकोणीय है। जाहिर तौर पर उसके पीछे दो ही शख्स हैं, एक गुजर चुकी शीला दीक्षित हैं, उनकी दिल्ली है, और दूसरा आज की राजनीति में और खास करके दलितों वंचितों के मसीहा के तौर पर जो लोग देख रहे हैं राहुल गांधी को, वो बहुत सारे लोग राहुल गांधी को जननायक भी कह रहे हैं। तो वो राहुल गांधी और शीला दीक्षित, ये दो लोग हैं जो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ा एसेट है, और उनमें से राहुल गांधी पर हमला करना ये आम आदमी पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित होगा। ये बहुत आसानी से कहा जा सकता है, जो सामने से वो चीजें दिखती हैं। अब इसमें जो किया अरविंद केजरीवाल ने, अभी हो सकता है कि वो उतनी सीटों पर जहां बहुत नजदीकी मामला होगा वहां केजरीवाल मुसीबत में पड़ सकते हैं। इतना मुझे यहां से बैठ करके चीजें जो मैं बात कर रहा हूं वहां से लगता है, क्योंकि राहुल गांधी के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना, और वो नेता जो इंडिया अलायंस को लेकर के चलना चाहता है, एक बड़े फ्रेमवर्क में भारत की राजनीति को देखना चाहता है, उस व्यक्ति को बेईमान कहना ये आम आदमी पार्टी का एक बड़ी गलती साबित होगा, ऐसा मुझे लगता है। और इस चुनाव में ही ये चीजें आपके सामने आ जाएंगी। अजीत जी, बिल्कुल बिल्कुल, इस चुनाव में देखते हैं बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, लेकिन सबसे बड़ी चीज की आखिर राहुल गांधी वो मैदान में नहीं है अभी पिछले एक सप्ताह से, और सिर्फ सप्ताह भर का अब चुनाव बाकी है यहाँ दिल्ली में। लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी की तस्वीर इधर, और राहुल गांधी अगर परसों जाते हैं तो उससे पहले वो फरमान जारी करना, इसके क्या मायने हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा आगे भी हम करेंगे, बिहार की चर्चा भी करेंगे। ज़रा प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूँ, कैसे आप देखते हैं इस, और उसमें भी खासकर तस्वीर को, फिर राहुल गांधी की बीमारी को लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, क्या कुछ है खबर? देखिए, तस्वीर तो अगर इनका बस चलता तो शीला दीक्षित की लगाते हैं, क्योंकि शीला दीक्षित पे आरोप लगा के ही सत्ता में आए हैं। लेकिन शीला दीक्षित की आलोचना ना बीजेपी कर पा रही है, ना आम आदमी पार्टी कर पा रही है। तो इन्होंने राहुल गांधी को चुना है। अब आप देखिए कि क्या विडंबना है कि शीला दीक्षित मोदी सरकार के 2 कार्यकाल तक जीवित थी और उनके ऊपर गंभीर आरोप थे। उसके बाद अरविंद केजरीवाल की भी सरकार थी, लेकिन शीला दीक्षित के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला कोई बना नहीं, और आरोप वो लगा रहे हैं जो आरोपों के आधार पर जेल में होकर आए हैं, महीनों रहकर आए हैं। तो और दूसरी बात यह है कि देखिए, जो पुलिस के, ईडी के, सीबीआई के आरोपों के आधार पर किसी को भ्रष्टाचारी कह देना, ये पॉलिटिकल विचारधारा जो है निरस्त हो चुकी है। कम से कम आम आदमी पार्टी का तो क्लेम इसमें नहीं है। एक समय में उन्होंने लालू प्रसाद यादव पे भी ऐसे आरोप लगाए थे, तमाम नेताओं पे आरोप लगाए थे कि पूरी दुनिया भ्रष्टाचारी हमारे सिवा, और वो केवल आरोपों के आधार पर। तो आरोपों के आधार पर तो आप भी हो गए, पार्टी का पूरा नेतृत्व हो गया अंदर तिहाड़ जेल में। तो ये मुझे लगता है कि जल्दबाजी में किया गया है, किसी पॉलिटिकल मजबूरी के तहत ये पोस्टर निकाला गया है मैसेजिंग के लिए, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो उसको कोई जनता गंभीरता से नहीं लेगी। गंभीर मामला ये है कि जो कल आपने एक सर्वे दिखाया जी, वो सर्वे हालांकि सिविल सोसाइटी का सर्वे है, वो सर्वे ये नहीं बता रहा है कि सरकार किसकी बनने जा रही है, लेकिन सर्वे कुछ इशारे कर रहा है कि दिल्ली की जनता में कम से कम वंचित समाज में, दलितों के बीच में मुद्दे क्या हैं, और जो मुद्दे दलितों के बीच में हैं
वो मुद्दे दूसरे सामाजिक समूहों के भी हैं दिल्ली में। वो है महंगाई और रोजगार। अब इन दो मुद्दों को लेकर चुनाव में जब मतदाता क्या करता है इसकी परीक्षा होगी। और इसमें आप देखिएगा उस सर्वे के हिसाब से कांग्रेस को काफी लोग पसंद कर रहे हैं। जहां पे गैप है वो गैप ये है कि कांग्रेस को पसंद करने वाले लोग ज्यादा हैं, वोट डालने वाले कम है। ये गैप को कांग्रेस को समझना होगा कि आपका नैरेटिव जनता तक पहुंच तो रहा है, लेकिन उसका जो कनेक्ट होना चाहिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से, चुनावी राजनीति से, वो कनेक्ट कहीं है नहीं, मिसिंग है वो कनेक्ट। इसलिए जनता की प्रायोरिटी में आप उस तरीके से नहीं आ पा रहे जैसे कि दूसरी पार्टी, आम आदमी पार्टी या बीजेपी है। लेकिन जनता तक आपका संदेश जा रहा है क्योंकि आपके संदेश को जनता स्वीकार कर रही है जी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट संदेश वहां से जाता है जो समझना चाहिए। दूसरी बात यह कि देखिए यहाँ दिल्ली में जो कुछ भी होता है उसका असर बिहार की राजनीति में पड़ेगा। बीजेपी अभी एक डावाडोल स्थिति में है और वो डावाडोल स्थिति ये है कि दिल्ली के इलेक्शन क्या केवल दिखावे के लिए लड़े जाएं या सत्ता में आने के लिए लड़े जाएं। एक अभी बीजेपी के अंदर ये असमंजस की स्थिति है और वो उसको कैलकुलेट कर रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल अगर मान लीजिए कि चुनाव हार जाएं, उनकी पार्टी और सरकार ना बना पाए, उस दशा में कांग्रेस का क्या होगा। कांग्रेस आगे जाएगी कि पीछे जाएगी, इसी पे सारा कुछ उनका राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पे उसका आकलन करके बीजेपी आगे बढ़ रही है। लेकिन जो जनता के मुद्दे हैं, आप देखिए कि जनता कह रही है महंगाई, जनता कह रही है बेरोजगारी जी। जनता के तमाम सारे दूसरे मुद्दे हैं। और आपने किन लोगों को लगाया हुआ है? योगी आदित्यनाथ, प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, रमेश बिधूड़ी और तमाम इस तरीके के नफरत फैलाने वाले लोग आपने लगाए हुए हैं। तो चुनाव आप हिंदू मुसलमान पे लड़ रहे हैं और हिंदू मुसलमान की राजनीति, राजीव जी, 2024 में संकेत आ गया था कि ये नहीं चलने वाली है। भ्रष्टाचार वाली भी राजनीति कम से कम उन लोगों से तो नहीं चलेगी जो लोग जेल में रहकर आए हैं जी। तो जब तक वो बीजेपी चुनाव जो जीत रही है वो लेवल प्ले फील्ड को डिस्टर्ब करके जीत पा रही है। जिस दिन लेवल प्ले फील्ड नहीं होगी, लेवल प्ले फील्ड बन जाएगी, उस दिन ये जो नफरत की राजनीति, इसका पूरी तरीके से कलई खुल जाएगी। तो बीजेपी को पास अभी वक्त है कि वो अपनी राष्ट्रीय राजनीति को थोड़ा सा दुरुस्त कर ले, क्योंकि बीजेपी आप जितना भी घोषणा कर ले, घोषणा पत्र उनका आ रहा है, वो घोषणाएं करेंगे, लेकिन जनता आपको नहीं देख रही है कि आप विकास के लिए आ रहे हैं। जनता आपको जो वोट का अधिकार है, जितना भी परसेंट वोट का अधिकार है, वो नफरत, समाज में नफरत की जो असर है उसका है जी। अब वो नफरत का असर धीमे धीमे कम हो रहा है। तो बीजेपी के सामने एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो इस दिल्ली के चुनाव में कम से कम, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चुनाव नहीं है, चुनाव अगर वो बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी तो भी बीजेपी की सरकार है, पुलिस उनकी है, एलजी उनका है, एलडीए उनका है, वो डीडीए उनका है जी। तो दिल्ली में तो सरकार उन्हीं की है। यहाँ पे एक वो टेस्ट कर सकते थे अपनी नई राजनीति को, लेकिन वो राजनीति वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अभी नफरत की राजनीति पे ही हम दांव लगाएं। देखना है कि दिल्ली में क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मुख्यमंत्री भी चाहिए उनको अपना। श्रवण साहब, श्रवण गर्ग जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। एक लंबे अंतराल के बाद फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रवण गर्ग जी। गर्ग साहब, आपकी मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? आवाज़ शायद नहीं पहुंच रही है जी, कनेक्ट कर रहे हैं। चलिए आते हैं उन तक। और अमलेंदु जी,
आप क्या कहेंगे? जो बात यहाँ हमारे तीनों साथी कह रहे थे बहुत महत्वपूर्ण, और इन सब में आवाज़ नहीं जा रही है गर साहब के पास। जरा आवाज़ चेक कीजिए। हाँ, आवाज़ चेक कीजिए। गर साहब के पास आवाज़ नहीं जा रही है और जल्दी से जोड़ने की कोशिश कीजिए। लेकिन अमलेंदु जी क्या कहेंगे इस पे? राजीव जी देखिए, ये जो आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार एक तरीके से देखा जाए तो वो गलतियों पर गलतियां करती जा रही है, और लगता है कि गलतियों का कीर्तिमान स्थापित करने की तरफ आम आदमी पार्टी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। ये जो इन्होंने राहुल गांधी का पोस्टर में जो नाम लिया है, मुझे लगता है कि अपने मतदाता को इन्होंने परेशान किया है जो इनका समर्थक था। वही अब इनसे बिकेगा कि चूंकि अगर आप राहुल गांधी पर हमला कर रहे हैं तो जो थोड़ा बहुत मिलता भी आपको इस नाम पे कि साहब की चलिए बीजेपी से कोई लड़ता हुआ दिख रहा है, वो आपको नहीं मिलेगा किसी भी हाल में। यानी राजीव जी, और ये भी हो सकता है कि एक रणनीति हो कि जो राहुल गांधी पे हमला करेंगे तो जो बीजेपी के पास जा रहा मतदाता वो बीजेपी का लौटकर कांग्रेस की तरफ चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। अब ये पता नहीं क्या समझ में आया आम आदमी पार्टी को, लेकिन क्या समझ में नहीं आया। लेकिन शायद लगता है संदीप दीक्षित के हमलों से अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से बौखला गए, क्योंकि संदीप दीक्षित ने लगातार जो हमले किए हैं और जिस भाषा में हमले किया, हालांकि उस भाषा का हम लोग समर्थन नहीं कर सकते हैं, संदीप दीक्षित का अपना मसला है किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो संदीप दीक्षित ने राजीव जी आरोप लगाए, उन आरोपों का जवाब भी जो था वो नहीं मिल पाया अरविंद केजरीवाल की तरफ से, कि जो आरोप को लगा रहे हैं। अब वो अगर आरोप लगा रहे हैं तो जवाब आने चाहिए थे। दूसरी बात ये राजीव जी की शीला दीक्षित को जिस तरीके से बदनाम करके, और अरविंद केजरीवाल जिस समय राजनीति में आए थे तो निशाने पे शीला दीक्षित ही थी, और अब संदीप दीक्षित को लगता है कि अपनी माँ के अपमान का बदला अरविंद केजरीवाल से लिया जा सकता है, तो वो भी पूरी तरीके से जुटे हुए हैं। अब अरविंद केजरीवाल ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि कांग्रेस से लड़ना है उनको कि बीजेपी से लड़ना है। हालांकि बीजेपी से लड़ने का कोई मतलब नहीं है, चूंकि एक ही पाठशाला से दोनों निकले हुए हैं, और जैसा कि आज कहा गया कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पे, जयराम रमेश ने तो साफ तौर पे कह दिया कि आम आदमी पार्टी बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, और हमसे गलती हुई कि हमने इनके साथ समझौता किया। और उससे दो हाथ आगे चलकर अलका लांबा ने, जो कि आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, उन्होंने तो साफ तौर पे कहा कि हमारे मतदाता ने हमसे कहा कि आपने ये गलती करी, आपने लोकसभा चुनाव में इनके साथ समझौता किया और लोकसभा चुनाव में आपने इनको सीटें दे दी दिल्ली में, और अगर आप इसमें भी करेंगे विधानसभा चुनाव में तो फिर हम आपका साथ छोड़ देंगे। इसलिए हमको मजबूरी में ये करना पड़ा, और ये खुल गया कि ये जो है आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी की पी टीम है। और उससे आगे बढ़कर उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी को लगता है कि साहब वो कांग्रेस खराब है और ऐसा है, तो इंडिया गठबंधन छोड़ने की घोषणा कर दे अरविंद केजरीवाल, अगर वो कर सकते हैं ये। अगर दूसरा जो कांग्रेस का जो विधिक डिपार्टमेंट है दिल्ली कांग्रेस का, उसने इस पोस्टर पे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव आयोग को शिकायत भी कर दी है कि ये पोस्टर जो है सारे सोशल मीडिया से हटवाया जाए। अब देखना यह है राजीव जी कि अभी तक जो आरोप लग रहे थे, राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे, राहुल गांधी ने आरोप जो थे वो वैचारिक आरोप लगाए थे। अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की तरफ से जो आरोप आए वो वैचारिक आरोप नहीं है, क्योंकि इस तरीके के आरोप तो आपने मुलायम सिंह यादव पर भी लगाए थे, लेकिन अखिलेश यादव दे रहे हैं समर्थन आम आदमी पार्टी को, और मुलायम सिंह यादव ने ही कहा था ये कौन से नए ईमानदार आ गए जो सबको सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे। तो अब बहुत सी बातें पुरानी उसमें जाया जाएगा तो फिर ये परेशानियां जो है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए खड़ी हो जाएंगी। लेकिन ये भी हो सकता है राजीव जी कि अब आम आदमी पार्टी को लगता हो कि, या कांग्रेस को लगता हो कि भाई ठीक है ये बेनकाब हो ही चुके हैं, तो ये पूरे तरीके से बेनकाब हो जाए, और ठीक है चुनाव, जैसे कहा उन्होंने, उदित राज ने भी कहा कि भाई लोकसभा चुनाव के समय आवश्यकता ये थी कि संविधान को किस तरीके से बचाया जाए, और जो भी ताकतें हैं जो भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा भी दिखाई पड़ती हैं तो उनसे साथ तो एक न्यूनतम समझौते की तरफ बढ़ा जाए। लेकिन उनका कहना यह है कि इंडिया गठबंधन में कोई भी नेता इतना सांप्रदायिक नहीं है जितने की अरविंद केजरीवाल। ये कांग्रेस के उदित राज का आरोप है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। तो अब ये संघर्ष किधर जा रहा है ये पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस ने चूंकि जिस तरीके से त्रिकोणीय संघर्ष अब बना दिया है राजीव जी, अब राहुल गांधी के विषय में कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत खराब है कि नहीं, हम लोगों को तो पता नहीं, डॉक्टर भी हम लोग नहीं, और ऐसा हमारा कोई संपर्क भी नहीं है कांग्रेस के लोगों से कि भाई बताए कि राहुल गांधी की कैसी तबीयत है और आज उन्होंने क्या खाया क्या पिया। वो खाने पीने वाले जो लोग पूछ के आते हैं वो लोग दूसरे लोग हैं, वो पूछ के आते हैं क्या क्या खाया क्या पिया। लेकिन अगर इस तरीके की चीजें चल रही हैं और राहुल गांधी अगर मान लीजिए कल के बाद, जैसे संदीप दीक्षित ने कहा 26 जनवरी के बाद वो मैदान में उतरेंगे, इसके बाद अब देखना होगा कि अब जो प्रहार होंगे वो किस तरीके के होंगे, क्योंकि कांग्रेस की जो सेकंड लाइन लीडरशिप कही जा सकती है वो अब खुलकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर मतलब हमलावर अब दिखाई पड़ रही है। तो यानी एक चीज तो राजीव तय हो चुकी है कि अब तीन त्रिकोणीय संघर्ष है।
अब इस त्रिकोणीय संघर्ष में भाजपा कितना कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती है, कांग्रेस कितना भाजपा को नुकसान पहुंचाती है, या भाजपा कितना आम आदमी पार्टी को पहुंचाती है, अब ये जो है वो थोड़ा मुझे लगता है खुलने में समय लगेगा। जी बिल्कुल। गर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। गर साहब, आपका स्वागत करता हूं, वेलकम बैक टू इंडिया, और आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सीधा आपके पास ही आना चाहता हूं। हम लोग चर्चा बहुत अलग अलग विषयों पे कर रहे हैं। बिहार की सियासत पे खूब चर्चा हो गई पिछले दिनों। जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार एक साथ, एक तस्वीर नज़र आ रही है, कल की तस्वीर जिसमें दोनों की अच्छी मुलाकात, हालांकि एक ही गठबंधन के दोनों नेता हैं, इसलिए भी मुलाकात और सरकार में है, सत्ता में है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी जो अभी पिक्चर से बाहर हैं लेकिन पिक्चर में लाए जाते हैं, और आम आदमी पार्टी की पिक्चर में बेईमानों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर राहुल गांधी की फोटो है। ये तस्वीर देखिए, पहले नरेंद्र मोदी, फिर अमित शाह, फिर राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी ने अपोज किया है इस पिक्चर के कारण, ये तस्वीर के कारण। दोनों गठबंधन में हैं, एक साथ हैं। जीतन राम मांझी और इधर नीतीश कुमार का नाम इसलिए ले रहा था क्योंकि वो दोनों भी एक गठबंधन में हैं। इधर भी दोनों दल एक गठबंधन में है, लेकिन तस्वीरों में बेईमान की लिस्ट में इनका नाम, इनकी फोटो है। इसलिए तीसरी तरफ इंदौर से जो तस्वीर आई है वो और भी हैरान करने वाली है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके। इंदौर वाली बात यह है कि महू जा रहे हैं राहुल गांधी परसों, तबीयत ठीक रही तो वो पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले अलग फरमान है कि वहां पॉलिटिकल भाषण न दिए जाएं। इन सब पर और राहुल गांधी की सियासत, चूंकि राहुल गांधी पिक्चर से बाहर हैं, फिजिकली बाहर हैं, लेकिन पिक्चर में ये फरमान है महू जिला इंदौर का, जिसमें साफ साफ, थोड़ा यहाँ दिखाई क्लियर नहीं है, लेकिन साफ है कि यहाँ पॉलिटिकल ये इंगेजमेंट ना हो। क्या कहेंगे इस पे, इस सियासत पे? राजीव जी, वो एक साथ सारे सवालों के जवाब तो मुश्किल है। मैं मुख्यतः राहुल गांधी के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि इंदौर का मामला तो निपट जाएगा। इंदौर में जिस तरह का माहौल है अभी महू में, मैं देख कर आया, जो तैयारियां हैं और लोगों में जो उत्साह है वो कांग्रेस को लेकर है, राहुल गांधी को लेकर है। पोस्टर्स जो लगे हैं, राहुल और प्रियंका दोनों आ रहे हैं। तो अगर सरकार की मंशा ये होगी कि वायलेंस नहीं हो, पीसफुली निपट जाए, तो राहुल गांधी के मार्ग में कोई बाधा खड़ी नहीं की जाएगी। एक जो बात चलती है कि गिरफ्तार कर लेंगे वगैरह वगैरह, तो मैं इन चीजों को तो खैर अब इस पर बहस नहीं करना चाहता, क्योंकि कोई सवाल ही नहीं उठता कि राहुल गांधी को अब गिरफ्तार करने की कोई सरकार हिम्मत करेगी, आने वाली कोई भी सरकार करेगी, क्योंकि जो करना था वो कर चुकी है सरकार राहुल गांधी के साथ। देखिए, मूल मुद्दा जो है, सबसे बड़ा मुद्दा, मैं जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार की मुलाकात या उनके एक गठबंधन में होने को भी कोई बहुत महत्व नहीं देता, क्योंकि दोनों की विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है राजनीति में, और दोनों का कोई महत्व सिर्फ इतना है कि वो सरकारों को बनाने गिराने में उनकी क्या भूमिका हो सकती है। इससे ज्यादा उनकी कोई अहमियत नहीं है, और दोनों अपनी उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, वहां आपने देखा कि तेजस्वी यादव जिस तरह से कर रहे हैं मुकाम, और राहुल गांधी के साथ जो उनकी बॉन्डिंग अभी पैदा हुई, राहुल गांधी जब वहां गए थे, तो ये लड़ाई कांग्रेस और तेजस्वी यादव मिलकर लड़ेंगे। हमने ये भी देखा कि किस तरह से लालू यादव ने नीतीश को ऑफर दिया और किस तरह से तेजस्वी ने उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया, ये कहकर कि नीतीश कुमार का तो पूरा मामला खत्म हो चुका है। देखिए, पूरा मामला ये है, जो महत्वपूर्ण है राजनीतिक दृष्टि से, वो ये है कि राहुल गांधी को अपराध या अपराधी बनाया गया है, अपराधी बताया गया है, या बेईमान बताया गया है। अपराधी नहीं भी कहें तो बेईमान बताया गया। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है।
और अलका लांबा ने जो जवाब दिया है, मैं मानता हूं कि ये राहुल गांधी के ऊपर लगाए गए आक्षेप का अलका लांबा जवाब दें, कालका जी से एक विधानसभा की उम्मीदवार, ये भी कांग्रेस के लिए कोई बहुत शोभा की बात नहीं देते। बहुत ही हल्के स्तर पर जवाब दिया गया है। ये कांग्रेस के कोई बड़ा पदाधिकारी उसको जवाब देता या देगा तो उसको हम ज्यादा क्रेडिबल मानेंगे, तो उसकी उस पर ज्यादा वजन होगा। ये छोटी घटना नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी को बेईमान बताना इंडिया ब्लॉक के ही एक पार्टनर के द्वारा और पोस्टर्स पे बताना, ये किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। और उस षड्यंत्र में अरविंद केजरीवाल अकेले नहीं है, उसमें वो तमाम लोग हैं जो इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस को हाशिए पर रखना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, बाहर करना चाहते हैं, मार्जिनलाइज करना चाहते हैं। अलका लांबा कहती हैं कि वो इंडिया ब्लॉक छोड़ दें, जवाब में कह रही है, आम आदमी पार्टी को कह रही है। आम आदमी पार्टी राहुल गांधी को और कांग्रेस को इंडिया ब्लॉक से बाहर निकालना चाहती है। ये लड़ाई बहुत अलग किस्म की है। इसका एक ही मामला है कि या तो केजरीवाल को लग गया है कि वो हार रहे हैं, और या ये लग गया है कि वो जीत रहे हैं और जीत कर पूरी की पूरी जो पॉलिटिक्स है अपोजिशन की उसको कैप्चर करने वाले। तो ये हमको इसको बहुत आसानी से अलग नहीं कर सकते। ये जो पोस्टर लगा है ये राहुल गांधी के खिलाफ नहीं लगा है। जिस आदमी में को देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा है, जिसको मोदी के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, जिसको ईमानदारी के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है, उस आदमी को आम आदमी पार्टी बेईमान बता रही है। मतलब जिस आदमी पर खुद पर बेईमानी के आरोप हैं, जो जेल गया है, जिस पर अभी अपराध कायम है, वो जेल से सिर्फ बाहर है अभी, और चुनाव के बाद क्या हो सकता है किसी को जानकारी नहीं है। उसकी पार्टी अगर राहुल गांधी पर आरोप लगा रही है तो वो बहुत सोच समझ के लगा रही है। उसको पता है कि इस चुनाव के बाद इस देश की पॉलिटिक्स को केजरीवाल किस तरफ ले जाना चाहते हैं और ले जाएंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए या मल्लिकार्जुन खड़गे को देना चाहिए, पर इसका एक जवाब सम्मिलित रूप से कांग्रेस पार्टी को द्वारा बनता है। ये इंडिया ब्लॉक के प्रमुख के द्वारा, जो इंडिया ब्लॉक को हेड करते हैं खड़गे साहब, उनके द्वारा बनता है कि वो इस बारे में दिल्ली की जनता से पूछें कि ये जो आरोप लगाया गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा, क्या दिल्ली की जनता उस पर यकीन करती है। तो क्या दिल्ली का जो चुनाव होगा इस बात पर होगा कि राहुल गांधी बेईमान है कि ईमानदार है। इसको मैं जैसा देख रहा हूं, बहुत केजरीवाल डेस्परेट हो गए हैं, निराश हो गए हैं, या आक्रामक हो गए हैं, या वो जिसको कहना चाहिए खंडक की लड़ाई पर उतर आए हैं कि अब वो डू एंड डाई पर उतर आए हैं कि अब तो इस पार की या उस पार की लड़ाई लड़ना है। क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस इस तरह से, इतने आक्रामक तरीके से दिल्ली के मैदान में उतरेगी और राहुल गांधी इस तरह से सभाओं को संबोधित करेंगे। जो सभाएं बीच में कैंसिल की गई, उसको लेकर कई तरह की बातें की गई, कई तरह के आरोप लगाए गए राहुल गांधी पर, प्रियंका गांधी पर। तो इस पोस्टर ने एक बड़ा काम ये किया है कि राहुल गांधी पर और कांग्रेस पर लगे सारे आरोपों को निगेट कर दिया है। और वो आरोप ये लग रहे थे कि ये तो आम आदमी पार्टी के साथ मिल गए।
या आम आदमी पार्टी को जितवाना चाहते हैं। तो ये केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया कि अब जो लग रहा है, आरोप लग रहे हैं, वो तो ये लग रहा है ना कि इस आदमी को क्यों लिया, इतनी मिन्नतें। हल्का लामा ने भी अपने आरोप में यही कहा ना कि आपको इतनी मिन्नतें की तब इंडिया ब्लॉक में लिया गया। तो राजीव जी, ये बड़ी घटना है और भारतीय राजनीति का टर्निंग पॉइंट है, विपक्ष की राजनीति का जी। और ये एस्टेब्लिश करेगा कि जो केजरीवाल है किसके हाथों में खेल रहे हैं, या आम आदमी पार्टी के पीछे किसकी ताकत काम कर रही है। और वो चुनाव के नतीजों के आने के बाद बहुत सारी चीजें जब साफ होंगी, जब सरकार बनने को होगी, क्योंकि अब एक चीज तो जो साफ लगती है वो ये लगती है कि अगर केजरीवाल को बहुमत की जरूरत पड़ी और कांग्रेस के पास लोग हुए और कांग्रेस के समर्थन के बिना अगर वो सरकार नहीं बना पा सकते हैं, तो कांग्रेस समर्थन देगी कि नहीं देगी, तो देना चाहेगी कि नहीं देना चाहेगी। यह एक बेईमान पार्टी के नेता की समर्थन केजरीवाल लेकर सरकार बनाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बनाएंगे। तो मेरे ख्याल से जो बहस का मुद्दा होना चाहिए इस समय देश में, वो मांझी और नीतीश और महू की 27 फरवरी की सभा नहीं, बल्कि ये जो पोस्टर चस्पा हुआ है और जिसके बारे में केजरीवाल का सिर्फ ये बयान आना बाकी है कि ये उनकी बगैर जानकारी के पोस्टर उनके दुश्मनों ने इंडिया ब्लॉक में दरार पैदा करने के लिए छपवा कर लगा दिया है और वो इसकी जांच की मांग करते हैं वगैरह वगैरह। हमको बस केवल उस बयान की प्रतीक्षा करना चाहिए। मैं बस अभी तो इतना ही कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। उनके बयान की प्रतीक्षा होनी चाहिए, इंतजार कीजिए क्या कुछ आता है बयान। लेकिन महत्वपूर्ण बात कि यहाँ राहुल गांधी सेंटर पॉइंट में हैं। वो चाहे बीमार हो या ना हो, वो दिल्ली में अपनी सभाएं कर रहे हों या ना कर रहे हों, लेकिन दिल्ली की जो सियासत है, ये चुनाव है, इसके सेंटर पॉइंट में राहुल गांधी नजर आते हैं। और इसके अलावा राहुल गांधी का क्या वही डर है जो उधर महू में भी ये आदेश, जिस आदेश की कॉपी अभी आप लोग देख रहे थे, वो आदेश जारी करने के लिए मजबूर किया गया। वहाँ के डीएम, वहाँ के कलेक्टर ने जो आदेश जारी किया है, वो भी एक बार फिर से आना चाहता हूँ उसी आदेश और उसके इर्द गिर्द राहुल गांधी की चर्चा हम कर रहे हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी, क्या आपको भी लगता है कि यहाँ पर परिस्थितियाँ जो हैं वो खुद ब खुद राहुल गांधी को बीच में ले आती हैं? राहुल गांधी महू पहुँचे नहीं हैं कि महू में जो चल रहा है पॉलिटिकल और धर्म विरोधी, उसमें सेंटेंस लिखा हुआ है जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। अगर उसको मैं कहूँगा कि अपनी टीम से कि उसको स्क्रीन पे ले आएंगे उस चिट्ठी को। बहुत अजीबोगरीब स्थिति है। आवाज नहीं आ रही है डॉक्टर साहब की। हेलो। जी जी जी, अब ठीक है जी। तो ये जो एसडीएम का आदेश है, कलेक्टर के आदेश पर ही एसडीएम ने जारी किया है स्वाभाविक तौर पर। उसमें बिंदु क्रमांक 6 में लिखा है कि कार्यक्रम में और अनाउंसमेंट के समय, उसमें कॉमा लगना रह गया है, किसी भी तरह का राजनीतिक और धार्मिक भाषण नहीं होगा। तो पहली बात तो यह है कि बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली में राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई नेता धार्मिक प्रवचन देने तो नहीं आ रहा। दूसरी बात यह है कि क्या इससे पहले एसडीएम महू ने या कलेक्टर इंदौर ने मध्य प्रदेश भर में लगातार होने वाली राजनीतिक गतिविधियों में इससे पहले ऐसा कोई आदेश जारी किया किसी राजनीतिक दल के लिए? बीजेपी के अलावा भी तमाम पार्टियां अपने अपने कार्यक्रम करती रहती। सीधी सी बात है, राहुल गांधी को रोकने की कोशिश है। अब आपने बहुत सही सवाल पूछा कि राहुल गांधी को हाशिए पर लाने की कोशिश करते हैं, वे केंद्र बिंदु बन जाते हैं। संयोग यह भी है कि जितना बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान का राग अलापती है भारतीय जनता पार्टी, उतना ही उल्टे बांस बरेली लग जाते। लोकसभा में, संसद में अमित शाह ने जो कुछ कहा वो मुद्दा अभी तक ठंडा नहीं हुआ। बीजेपी तब से संविधान सम्मेलन कर रही है। आज ग्वालियर में मुख्यमंत्री गए हुए थे जीवाजी विश्वविद्यालय में।
संविधान सम्मान कोई सम्मेलन किया मोहन यादव ने। जिस 23 तारीख को भोपाल में एक ओवरब्रिज का नाम अंबेडकर साहब के नाम पर किया गया, अब उसका नाम जीजी फ्लाईओवर की जगह बाबा साहब अंबेडकर फ्लाईओवर होगा। उसी दिन इंदौर शहर में बाबा साहब अंबेडकर और संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की मूर्तियां तोड़कर बेहद अपमानजनक तरीके से नगर निगम की गाड़ी में रखकर ले जाई जाती। और मजे की बात यह है राजीव जी कि ये मूर्तियां, बाबा साहब की मूर्तियां और रविदास जी की मूर्ति का अनावरण बीजेपी के ही विधायक, इंदौर क्रमांक 5 के विधायक महेंद्र हार्डिया ने किया था। अगर वे अतिक्रमण थी, गलत जगह लगी थी, तो बीजेपी के यानी सत्ताधारी पार्टी के विधायक ने अनावरण कैसे किया था? तो एक बार फिर बीजेपी इस मुद्दे पर घिर गई है। इसी तरह की गलती, जिसको मैं कहूंगा कि सेल्फ गोल आम आदमी पार्टी ने कर लिया है, पोस्टर में भ्रष्टाचारियों की फहरिस्त में राहुल गांधी की तस्वीर को लगाकर। श्रवण सर ठीक कह रहे हैं, हो सकता है अरविंद केजरीवाल कल ये कह दें हमें पता ही नहीं है किसने पोस्टर बनाया, हमारी पार्टी का ये पोस्टर ही नहीं है। लेकिन जो नुकसान होना था वो हो चुका है। केजरीवाल की ईमानदारी सारे बेईमानों पर पड़ेगी भारी। स्वाभाविक तौर पर आम आदमी पार्टी या उसके शुभ चिंतकों ने ये बनाया हो। पोस्टर अपना काम कर चुका, पब्लिक स्पेस में अब इसे विड्रॉ नहीं किया जा सकता। आप किसी तौर पर इसे सोशल मीडिया से हटा नहीं पाएंगे। कौन हटाएगा, कौन इसके लिए प्रयास करेगा? संभव ही नहीं। ये तो अब सोशल मीडिया में चुनाव तक और चुनाव के बाद वर्षों तक बना रहेगा। तो मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ जितनी कोशिशें बीजेपी, आम आदमी पार्टी, खुद इंडिया गठबंधन के लोग, यहां तक कि मैं थोड़ा एक कदम और आगे जाकर कहना चाहता हूं, कांग्रेस के भीतर छुपे हुए संघ के, बीजेपी के स्लीपर सेल वाले लोग जितना राहुल गांधी को रोकने की, दबाने की कोशिश करते हैं, राहुल गांधी उतना ही ऊपर जाते हैं। मैंने शायद पहले भी एक बार कहा था कि राहुल गांधी रबर की गेंद है। ये रबर की गेंद जितनी ताकत से नीचे उसे दबाएंगे उतनी ही ताकत से ऊपर जाएगी। और राहुल गांधी आजकल उसी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। पार्टी के भीतर भी तमाम चुनौतियां उनके सामने हैं। अभी महाराष्ट्र में कार्रवाई हुई है, जब संविधान के मसले पर, अंबेडकर के मसले पर कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं पहुंचे उस प्रदर्शन में, तो उन्हें पार्टी ने निलंबित किया है, निष्कासित किया कुछ लोगों 6 साल के लिए। तो ये कई चुनौतियां राहुल गांधी के सामने हैं, जिनसे निकलकर वे लगातार एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली के चुनाव में उनकी गैर मौजूदगी निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए चिंता का सबब हो सकती है। इसकी भरपाई इस रूप में हो सकती थी कि प्रियंका गांधी उनकी सभाओं में जाकर उनकी जगह भाषण देती। सिर्फ 5 दिन बचे हैं चुनाव में, या 1 हफ्ता बचा है, तो ये जो कमी है, ये जो वैक्यूम राहुल गांधी के न होने से दिल्ली में दिख रहा है, कम से कम वो निर्बाध भरा जा सकता था। हम नहीं जानते कि इसके पीछे कोई रणनीति है, क्या सोचकर कांग्रेस ऐसा कर रही है। या तो उसे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में अच्छे नतीजे नहीं आए, इसलिए हम अपने सबसे बड़े नेता को क्यों झोंके वहां पर जाकर। और सर ने जो, श्रवण जी ने कहा कि राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन में भी और कांग्रेस को किनारे लगाने की कोई लंबी रणनीति चल रही है, जिसका अरविंद केजरीवाल एक टूल हो सकते हैं। हो सकता है इसके पीछे खुद बीजेपी और मोदी शाह की कोई रणनीति हो कि किसी तरह इस इंडिया गठबंधन को छिन्न भिन्न किया जाए, ताकि आने वाले समय में जो चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है उससे निपटा जा सके। जी राजीव जी बिल्कुल। प्रोफेसर रविकांत जी, जरा आपसे समझूं, क्या मामला, जो शुरुआत में बाइट आपने सुनी जयराम रमेश की, जिसमें जय बापू, जय भीम, जय संविधान की बात और 3 नेताओं का नाम ले रहे थे, और खासकर बाबा साहब अंबेडकर को लेकर जितना यहाँ परेशान नज़र आती है बीजेपी, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर विरोध में भी, और अगर अमित शाह ने अपना बयान दिया था तो उस बयान को उनको वापस या उस पर माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, जो नहीं मांगी। और अब आने वाले जो अब 31 तारीख से बजट सत्र शुरू हो रहा है, उसमें फिर कांग्रेस पार्टी ने कह दिया है कि हम विरोध करेंगे जब तक वो माफ़ी नहीं मांगे। और उससे पहले महू में ये कार्यक्रम, क्या फिर से बाबा साहब चर्चा में तो खैर हमेशा रहे हैं, लेकिन एक मुद्दे के रूप में नजर आएंगे?
रूप से, और मुझे लगता है कि ये मुद्दा अभी खत्म होने वाला नहीं है। अमित शाह ने, बल्कि बहुत सारे लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि जो उनकी नजर थी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, उनके एक बयान से वो चीज बहुत दूर हो गई है। लेकिन अमित शाह जिस तरह की राजनीति करते रहे हैं, उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी, और बीजेपी में तो कहा ही जाता है कि हाँ इस्तीफे नहीं होते हैं, माफी नहीं मांगी जाती है। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं या सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो बीजेपी के लिए ये मुद्दा हमेशा बना रहेगा। और खास करके उत्तर भारत में तो मुझे लगता है, दक्षिण भारत का मुझे नहीं पता है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में ये मुद्दा बड़ा बनेगा। अब राहुल गांधी जिस तरह से लीड कर रहे हैं, इसमें कुछ चीजों में थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा कि जो दलित बैकवर्ड लीडरशिप है, अगर उसको ये आगे करके और राहुल गांधी के नेतृत्व में ये आंदोलन आगे बढ़ता है। अभी ये जो मऊ से शुरू हो रहा है, उसमें भी आप देखिएगा, अगर कोई प्रदेश सरकार इस तरह की गुस्ताखी करती है, भाई जो फरमान जारी किया है, और ये वो तो होना ही है, जो भाषण देना है राहुल गांधी को, वो क्या मध्य प्रदेश की सरकार के एक एसडीएम के लेटर से रुक जाएगी क्या? वो ऑब्वियस है कि नहीं रुकने वाली। 25 हम कह रहे 25 और मुकदमे लगा दीजिए आप, तो वो होगा। उसके बाद जो डिस्टरबेंस होगा, उसका खामियाजा मध्य प्रदेश में भुगतना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला रहा है, लेकिन वहां जो दलित है, जो बैकवर्ड है, बैकवर्ड का एक हिस्सा तो बीजेपी ने अपने साथ जोड़ा। अब तो मोहन यादव को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर का अपमान, चाहे वो दलित हो या पिछड़ा हो या प्रोग्रेसिव अपर कास्ट है, वो भी बर्दाश्त नहीं करने वाला कि जिसने संविधान दिया, जिसका इतना लंबा स्ट्रगल है, जिसने इस देश में सामाजिक न्याय और मनुष्य की गरिमा को केंद्र में रखा, उस व्यक्ति का अपमान करना, ये तो बर्दाश्त के बाहर है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये मुद्दा बहुत सेंटिमेंटल होगा, और बाबा साहब के वजह से मैं समझता हूँ कम से कम दलित पूरी तरीके से, वो तो अमित शाह के खिलाफ बहुत एग्रेसिवली, बाकी और समाज हो सकता है कि वो एग्रेशन के साथ ना दिखाई पड़े। अभी जो फरमान जारी हुआ है, अगर वहां सामाजिक संगठन पहुंचेंगे तो इसके ठीक उलट होगा, ये भी आप देखिएगा। वो नहीं मानने वाले कि आप क्या करेंगे। इसी देश में जब गणतंत्र 75 साल का हो रहा है, संविधान को लागू हुए 75 साल हो रहे हैं, उसी समय कुछ साधु लोगों ने हिंदू राष्ट्र का संविधान तैयार कर लिया। मतलब ये भी चल रहा है समानांतर, और उधर आप बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करेंगे, तो ये सीधे तौर पर डॉक्टर अंबेडकर के उन विचारों के खिलाफ पूरे देश में इस सत्ता की संस्कृति के जरिए जो खेल चल रहा है। तो उन्होंने जो कहा था ना कि अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो इस देश के करोड़ों दलितों, वंचितों के लिए आपदा साबित होगा, इसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। वो बात जेहन में है, और हर दलित वंचित के दिमाग में ये बात है। महिलाओं के अधिकार हो, चाहे दलितों आदिवासियों के अधिकार हो, वो क्यों कैसे मिलते हैं? उसी संविधान के जरिए मिलते हैं। हिंदू राष्ट्र जो बनाने की मुनादी कर रहे हैं, उनके संविधान में क्या है? वहां तो वर्ण व्यवस्था की भी बात हो रही है। और खुद आरएसएस के लोगों में आप देखिए, बंच ऑफ थॉट्स में क्या है, गोलवलकर ने क्या लिखा है, वो भी वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को बनाए रखने की बात करते हैं, जबकि संविधान असमानता, अन्याय, इस सब को खत्म करने की बात करता है। और जो उसमें शामिल है उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई का भी प्रावधान है। तो ये जो स्थितियां हैं, जिसमें मैं समझता हूं कि हजारों साल में जो दलितों, वंचितों को मनुष्य और नागरिक अधिकार मिले, वो किसी भी कीमत पर कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होंगे। इस समय राहुल गांधी उस पूरे मुद्दे को, जब मायावती भी खामोश हैं, बहुत सारे दलित नेता तो नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं, चाहे चिराग पासवान हो, रामदास अठावले हो, उस समय राहुल गांधी उस पूरे मुहिम को लीड कर रहे हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी के साथ कुछ भी अगर किया गया, तो वो राहुल गांधी की राजनीति के लिए और भी ज्यादा मजबूत बनाने वाला होगा। प्लस एक बड़ा आंदोलन भी सड़क पर आकर के खड़ा हो सकता है। वो पॉलिटिकल नहीं होगा, वो सोशल आंदोलन होगा,
और 2 अप्रैल का आंदोलन देखा है, इसी देश ने देखा है। भारत बंद का आंदोलन SC/ST एक्ट को जब कमजोर किया गया था, और उसी मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था जहां पर संभवतः 1 दर्जन दलित नौजवानों की हत्या हुई थी और सैकड़ों लोगों पर मुकदमे हुए थे उसी मध्य प्रदेश में। और वहीं पर राहुल गांधी का ये कार्यक्रम है, तो जाहिर तौर पर अगर कोई भी उस तरह की सरकार के द्वारा गुस्ताखी होती है तो ये आंदोलन की शक्ल लेगा और वो फिर मामला राजनीति से आगे निकल करके सामाजिक आंदोलन की तरफ जाएगा। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये इस तरह की कोई हरकत मध्य प्रदेश सरकार करेगी। ये केवल डराने भर के लिए है और उन लोगों को, ताकि लोग शामिल ना हो, आए नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी को न तो डराया जा सकता है, ना इस तरह का कोई भी उनका कुकृत्य कोई मुझे नहीं लगता है कि फलीभूत हो सकता है। जी राज जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या ये मुद्दा जय भीम, जय बापू, जय भीम, जय संविधान, प्रशांत टंडन जी, ये देखिए 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कांग्रेस पार्टी क्या उसकी राजनीति, आने वाले दिनों की राजनीति क्या इसके इर्द गिर्द ही नजर आती है? क्योंकि जो जयराम रमेश ने भी जो बाइट अभी जो उनका बयान हम सुन रहे थे, उस बयान में भी उन्होंने साफ साफ इन्हीं तीनों मसलों को उजागर कर रहे हैं। फिर अभी जो सत्र शुरू होने वाला बजट सेशन, उसमें भी इस मसले को आगे ले जाने की बात कही जा रही है। यानी यहाँ साफ नजर आता है, ये देखा जाए कि बाबा साहब अंबेडकर, संविधान और बापू, इन तीनों के इर्द गिर्द कांग्रेस पार्टी की खासकर राजनीति हालांकि पहले भी रही है, लेकिन अब उसको और एग्रेसिवली करने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी है। क्या असर इसका देखते हैं आप आज के दौर के सियासत पे? देखिए, इस वक्त राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी एक अकेली ऐसी पार्टी है जो भविष्य की राजनीतिक अवधारणा को तय कर रही है और एक नया रास्ता तलाश रही है जो भविष्य के भारत के लिए आवश्यक होगा। बीजेपी अपने आप को री इन्वेंट नहीं कर पा रही है। नफरत की राजनीति का एक शेल्फ लाइफ है, वो पूरी हो चुकी है, वो ढलान पर है। दूसरी बात, राहुल गांधी जो आप कह रहे हैं कि जय बापू जय भीम, जो राहुल गांधी के सवाल हैं, आरक्षण की 50% की लिमिट या जातिवार जनगणना, ये जो सवाल है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी का उस पोस्टर में आना इन्हीं सवालों की वजह से है। इस राजनीति को राहुल गांधी या इस राजनीति को आम आदमी पार्टी या बीजेपी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी सीधा सीधा विरोध करने पर। तो सीधा विरोध ना करके इधर उधर के रास्ते निकाले जा रहे हैं। भ्रष्टाचार पे राहुल गांधी पे आरोप कितना चिपकेगा कितना नहीं चिपकेगा वो तो हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं। जी। दूसरी कि दिल्ली, जैसे मैंने कहा कि दिल्ली के चुनाव का असर बिहार में ही पड़ेगा, देश की राजनीति में पड़ेगा। दो तरफ से बहुत बड़ी चुनौती सामने आ रही है। एक आर्थिक, जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि 6.4 का आर्थिक रेट है, जीडीपी का रेट है, और दूसरा डॉलर का बढ़ता हुआ रुपये के खिलाफ बढ़ता हुआ दाम, और तीसरा एक चुनौती ट्रंप के आने की वजह से है। जी। और ये 3 चुनौतियां मुख्य तौर पे चुनौतियां हैं जो नरेंद्र मोदी को देखनी है, और वो उनके जो ब्रांड जो ऑलरेडी जो ढलान पर है उस पर बहुत बड़ा एक झटका अगले आने वाले कुछ ही सप्ताह में लगने वाला है। क्योंकि जो आर्थिक स्थिति है, जो रुपए की कीमत डॉलर के खिलाफ, बहुत बड़े आर्थिक फैसले आप नहीं कर सकते। ट्रंप किस तरीके का टैरिफ रिजीम लाने वाला है आपको नहीं पता है, धमकी वो ऑलरेडी दे चुके हैं। तो बहुत मुश्किल दौर है, चुनौतीपूर्ण दौर है मोदी के कार्यकाल के लिए। स्थिति ये है कि मोदी साहब ने ट्वीट किया ट्रंप को बधाई देने के लिए 20 तारीख को ही, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। उसका ट्रंप ने जवाब नहीं दिया है, ना ही एक्नॉलेज किया है।
इनके ट्वीट को लाइक भी नहीं किया है, रीट्वीट भी नहीं किया है, कोई जवाब भी नहीं दिया। जिस तरीके की धरपकड़ है, कल मैं अमेरिका के एक पत्रकार से बात कर रहा था, जिस तरीके की भगदड़ मची हुई है अमेरिका में, वो अभी तो अपराधी लोगों को पकड़ रहे हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है। ये मामला बढ़ेगा, जिस पे हम लोग चर्चा ऑलरेडी कर चुके विस्तार से कि मामला बहुत बढ़ेगा, और जब वो बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि वो तमाम सारे मोदी साहब के उन समर्थकों पे भी आएगा जो मोदी साहब को अमेरिका से रहकर सपोर्ट करते रहे। तो तमाम तरीके से यहाँ पे मोदी साहब को अपनी ब्रांड बचाने के लिए बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। दिल्ली का चुनाव उसमें एक झटका दे सकता है। जी राजीव जी, दिल्ली का चुनाव अगर बीजेपी के पक्ष में नहीं गया तो क्या ये एक झटका होगा? दूसरी बात कि बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर और संविधान के नाम पर क्या बीजेपी यहाँ फंसी हुई है और यहाँ से राहुल गांधी एक एज ले चुके हैं? गर्ग साहब, आपसे समझना चाहता हूं। देखिए, बाबा साहब और अंबेडकर और संविधान के मामले में देश की जनता को पूरी तरह से जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी का नजरिया क्या रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पदाधिकारी चुनाव के समय खुलेआम बोल चुके हैं कि वो संविधान को बदलना चाहते हैं और इसलिए उनको इतना बहुमत चाहिए। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। और अंबेडकर को लेकर या संविधान को लेकर या आजादी को लेकर अभी जो चल रहा है विवाद, अगर आपने देखा हो कि सुभाष चंद्र बोस ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेकर क्या कहा था, वो चल रहा है सोशल मीडिया पर, या आरएसएस को लेकर क्या विचार थे, वो चल रहा है। तो देश की जनता के मन में इस चीज को लेकर कोई संदेह नहीं है। दूसरी चीज ये जो महत्वपूर्ण है, जो रविकांत जी ने कही कि जितने दलित नेता हैं वो इस समय या तो बीजेपी की गोद में चले गए या खामोश हैं। जिन्होंने बाबा साहब की पताका को या उनके काम को या काशीराम जी के काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ली थी, वो या तो बीजेपी से डरे हुए हैं या बीजेपी से समझौता कर लिया है उन्होंने, या बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। देश के जो दलित हैं या पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो देख रहे हैं कि संविधान की बात को आगे बढ़ाकर या बाबा साहब की बात को आगे बढ़ाकर राहुल गांधी को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इसलिए ये जो मुद्दा है संविधान का और बाबा साहब का, और बाबा साहब का जो संबंध था कांग्रेस के साथ या कांग्रेस के आजादी की लड़ाई में जो था या मंत्रिमंडल में जिस तरह का था या संविधान को तैयार करने में था, वो तो कोई पूरा का पूरा इतिहास में बना हुआ है, उसको कैसे नकार सकते हैं आप। तो इसलिए इसमें किसी को कोई, यानी आप देखिए कि ये लोग आगे बढ़ बढ़कर बाबा साहब की जो बातें कर रहे हैं वो केवल इसीलिए कर रहे हैं कि एक अपराध भाव है इनके मन में, इसलिए कर रहे हैं कि अल्पसंख्यकों ने साथ छोड़ दिया, अब दलित और पिछड़ा वर्ग भी साथ छोड़ देगा, और जो सवर्ण हिंदू समाज है वो पूरी तरह इनके साथ नहीं है। आप कल्पना कीजिए कि क्या मतलब जिस तरह के आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, कुंभ में स्नान के, क्या भौगोलिक तौर पर ये संभव है कि इतने करोड़ लोग स्नान कर सकें वहां? मतलब नदी के पाट को अगर आप देख लें, नदी की चौड़ाई को देख लें, नदी की गहराई को देख लें, तो क्या ये संभव है? तो ये जो चल रहा है इसको लेकर लोगों के मन में कोई दुविधा नहीं है राजीव जी कि ये लोग अगर चाहते हैं कि देश में डेमोक्रेसी रहे,
अगर लोगों को लगता है कि डेमोक्रेसी रहना चाहिए तो उनको उनके पास कोई उपाय नहीं है कि वो इस समय जो आदमी उस डेमोक्रेसी के लिए अपने पूरे परिवार का बलिदान कर रहा है, अपने पूरे जीवन को जिसने दांव पर लगा दिया है, उसके साथ खड़े हों। अब वो डरकर खड़े हों, चुपचाप खड़े हों। अगर वो सामने नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खड़े नहीं हैं। मतलब एक तो ये है कि राहुल गांधी के समर्थन में सड़क पर आए जी, पर वो अगर उनको लगता है कि अगर सड़क पर ना आए और वो वैसे भी समर्थन करें, मौन समर्थन करें, चुपचाप समर्थन करें, जिस तरह का माहौल है इस समय उसमें, तो ये भी कोई छोटी बात नहीं है। अगर आप ये देख रहे हैं कि उनकी सभाओं में इतनी भीड़ आ रही है तो वो साहस के साथ आ रही है ना, कोई रिस्क लेकर आ रही है, कोई छोटी बात नहीं है। और कौन लोग आ रहे हैं उनकी सभाओं में? अगर आपने देखा भारत जोड़ो यात्रा में किस तरह के लोग थे उनके लिए, तो राहुल गांधी तो अपनी 2 यात्राओं से काफी आगे बढ़ चुके हैं। तो ये एक जो फेज चल रहा है ये बहुत ही क्रूशियल फेज में मानता हूं। आपका दूसरा सवाल क्या था राहुल जी, राजीव जी? जी, मैं यही पूछ रहा था कि क्या राहुल गांधी को लेकर, क्योंकि एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर हों या संविधान की बात हो, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की सियासत, राहुल गांधी नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की सियासत, क्या अब इसके इर्द गिर्द हम देखते हैं? क्योंकि लगातार राहुल गांधी भी जो संविधान सम्मान सम्मेलन कर रहे हैं उसमें भी इसी बात को, सामाजिक सरोकार, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। तो जो सियासत है, और दूसरी तरफ पोस्टर लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, हम देख ही रहे हैं। तो थोड़ा मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा एलोबरेट कीजिए कि कांग्रेस क्या इस सियासत से आगे बढ़ते हुए देखते हैं कांग्रेस को? देखिए, बहुत जरूरी है अभी इस समय जो बीजेपी ने नीतीश कुमार को अपने साथ केवल इन चुनावों तक जोड़ रखा है। ये जैसे ही चुनाव होंगे बिहार के खत्म, नीतीश कुमार की पूरी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। आप ये पाएंगे, मतलब आप पाएंगे कि जेडीयू में भी अब बीजेपी नया नेतृत्व खड़ा कर देगी, ऑलरेडी कर दिया है उसने, पार्लियामेंट में भी कर दिया है और जेडीयू की हायरार्की में भी कर दिया है। तो नीतीश कुमार का पूरा जो गणित है या पूरी राजनीति है, मैं उसको इस साल के आखिर से आगे देखता नहीं हूं। और जेडीयू में भी मैं नया नेतृत्व देखता हूं। जो बिहार का चुनाव है राजीव जी, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और उसमें राहुल गांधी का और तेजस्वी का साथ में जुड़कर काम करना बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार को जो साथ में लिया उन्होंने, बीजेपी ने, वो ये लिया कि जाति जनगणना का जो पूरा का पूरा मुद्दा, जिसका कि बीजेपी विरोध करती थी, अभी भी करती है, क्योंकि नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ जुड़ने के बाद जाति जनगणना के मामले में बिहार सरकार में कोई काम नहीं हुआ है। जो काम बीजेपी से गठबंधन के पहले नीतीश कुमार कर रहे थे, आपने अगर देखा कि तेजस्वी के साथ मिलकर जो चल रहा था वो खत्म हो गया जी। तो बीजेपी को नीतीश कुमार की एक मुखौटे के तौर पर जरूरत है, क्योंकि जो वहां का पिछड़ा वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, जो मुस्लिम वर्ग है, आदिवासी वर्ग है, उसका समर्थन चाहिए बीजेपी को। इसलिए मैं मानता हूं कि राहुल गांधी का इस समय जो बाबा साहब के प्रति या पिछड़ों के प्रति, जो संविधान के प्रति जो पूरा का पूरा मामला है, क्योंकि संविधान का मामला ही यह है कि रिजर्वेशन लोगों को मिले, अधिकार मिले नागरिकों को, उनकी जिसकी जितनी आबादी उतना उसका हक, ये जो पूरा का पूरा मामला है राहुल गांधी का, ये बिहार में एग्जीक्यूट होना है। और ये बिहार को लेकर ये जो चल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी का पूरा जोर इस समय बिहार है, दिल्ली और बिहार। दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल की हुकूमत फिर से बन जाती है तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी घटना होगी कि इतने विरोध के बावजूद वो आदमी अगर
तीसरी बार या चौथी बार मुख्यमंत्री बन जाता है तो आप सोचिए कि विपक्ष के लिए कितना बड़ा वो, यानी क्या बनेगा वो, और इंडिया ब्लॉक में क्या करेगा वो आदमी। तो इसलिए ये दोनों जो घटनाएं हैं इस साल की, दिल्ली का चुनाव और बिहार का चुनाव, ये इसका नेतृत्व कांग्रेस के हाथ में होना बहुत जरूरी है। और पूरा का पूरा फोकस जो है इस समय राहुल गांधी का और कांग्रेस का अगर दिल्ली पर और बिहार पर केंद्रित है तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी घटना, ये पूरी 2025 का जो साल है, मेरा ऐसा मानना है कि भारत की विपक्ष की राजनीति के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। ये इसमें दिल्ली का चुनाव विपक्ष की राजनीति को तय करेगा और बिहार का जो चुनाव है वो केंद्र में एनडीए सरकार की भविष्य को तय करेगा। तो इसलिए ये मैं इसको, बाकी जो चीजें चल रही हैं उसको बहुत ही पेरिफेरी पे मानता हूं, मतलब वो उनको कोई बहुत ज्यादा अहमियत देता नहीं हूं, क्योंकि ये डिसाइसिव बैटल है जो इस समय हो रही है देश में। जी गर्ग साहब, एक सवाल इसके साथ ही था, जब बिहार की आप बात कर रहे हैं तो क्या चुनाव, बिहार का जो चुनाव है, नीतीश बाबू, आपको लगता है कि नीतीश बाबू जो हैं वो एनडीए के साथ ही लड़ेंगे? 100% लड़ेंगे। मैं इस बात में यकीन ही नहीं करता हूं। ये जो हमारे यहाँ चर्चाएं चलती है, पलटी खा जाएंगे, अब पलटने वाले हैं, तब पलटने वाले हैं, नीतीश कुमार के लिए इंडिया ब्लॉक में कोई गुंजाइश ही नहीं है। वो क्या करेंगे आके? और आपने देखा कि आरजेडी जो है अपना चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट अनाउंस कर चुकी है तेजस्वी को बिहार में। तो अगर बिहार में तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर चुकी है आरजेडी, तो फिर नीतीश कुमार क्या करेंगे वहां बिहार में आरजेडी के साथ मिलकर? नीतीश कुमार को, जैसा सुशील मोदी ने एक बार कहा था कि वो छोड़कर इसलिए गए बीजेपी को कि वो उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे और बीजेपी ने मना कर दिया था। अब बीजेपी उनको कोई लॉलीपॉप दे देगी कि आ जाइए, आप उपराष्ट्रपति बन जाइए। तो नीतीश कुमार इस देश की राजनीति के लिए बहुत ही, मतलब खासकर बिहार में जहां जयप्रकाश नारायण जैसे लोग हुए हों, वहां वो जिस तरह की राजनीति करते हैं, बहुत ही मतलब विपक्ष के लिए बहुत ही अपमानजनक है। नीतीश कुमार कहीं नहीं जाएंगे छोड़ के, वो पलटी वल्टी कुछ नहीं मारेंगे। ये सब टेलीविजन की डिबेट्स के लिए है कि वो पलटी अब मार रहे हैं, तब मार रहे हैं, जीतन राम मांझी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। ये लोग बहुत ही सत्ता के साथ पूरे जीवन भर चिपके रहे हैं और सत्ता के साथ चिपके रहेंगे। बीजेपी छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका गर्ग साहब। जरा अमलेंदु जी, बहुत सारी चर्चा, हम लोग बहुत सारे बात कर चुके, दिल्ली के चुनाव की थोड़ी सी चर्चा आपसे करना चाहता हूं क्लोजिंग कमेंट के रूप में भी। क्या लगता है, अब चूंकि ये जनवरी का महीना, आज 25 तारीख, कल 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस, और इसके बाद रिपब्लिक डे, और इसके बाद फिर से 27 तारीख से शुरुआत होगी जैसा लगता है मुझे, और 5 तारीख को, यानी 3 दिन इधर 3 दिन उधर, 3 तारीख आखिरी है चुनाव प्रचार का, 6 दिन, 5-6 दिन यहाँ पर। अभी तक चूंकि आप ऑलरेडी मैदान में जा चुके हैं, दिल्ली के ग्राउंड रिपोर्ट्स में आप भी भागीदार रहे हैं, क्या दिखाई देता है आपको? ट्रायंगुलर फाइट है या फाइट आमने सामने है? कौन कौन है? राजीव जी, आप बिल्कुल निश्चित तौर पर ट्रायंगुलर फाइट है। और आज का ये पोस्टर जो है ये इस बात की तस्दीक करता है कि आम आदमी पार्टी ने भी अभी मान लिया है कि ट्रायंगुलर फाइट है। अभी तक जो थे आरोप प्रत्यारोप आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेताओं के बीच लग रहे थे, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप सब चल रहे थे। प्रवेश वर्मा आरोप लगा रहे थे केजरीवाल पर, केजरीवाल प्रवेश वर्मा पर लगा रहे थे। आतिशी किसी पर आरोप लगानी थी, रमेश बिधूड़ी पर, रमेश बिधूड़ी आतिशी पर लगा रहे थे। अभी तक यही चल रहा था और ये एक तरीके से देखा है नुरा कुश्ती बहुत सफल हो रही थी कि ये दिखाया जा रहा था कि लड़ाई जो है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है। फायदा इसमें दोनों को अपना दिख रहा था, लेकिन जिस तरीके से मजबूती के साथ राहुल गांधी की सीलमपुर में रैली हुई, उन्होंने सीधे सीधे वैचारिक तौर पर जो हमला बोला,
उस समय अरविंद केजरीवाल को उसका कोई जवाब नहीं सूझा। अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ उस समय एक ट्वीट किया कि राहुल गांधी जी आए थे, उन्होंने मुझको गालियां दी, मैं समझ सकता हूं कि मेरी लड़ाई देश बचाने की है, उनकी लड़ाई अपनी पार्टी बचाने की। उसमें ये कहकर अरविंद केजरीवाल साफ निकल गए थे और राहुल गांधी पर कोई पलटकर उन्होंने वार नहीं किया था। क्योंकि अगर राहुल गांधी पर उस समय पलटकर वार किया जाता तो सवाल पूछा जाता, फिर उनसे जाति का जनगणना पे सवाल होता, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का हमेशा ने अपमान किया उस पर सवाल होता, बहुत सारे सवाल जो थे फिर उनसे केजरीवाल से आम आदमी पार्टी से होते। दूसरा फिर उस समय ये होता कि ये स्वीकार कर लिया था शुरू में ही कि कांग्रेस मजबूत एंट्री के तौर पे बीच में उतर चुकी है, और फिर ये दिखाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में ही लड़ाई है। ये फिर नैरेटिव ध्वस्त होता। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच लड़ाई है, इस नैरेटिव से राजीव जी आम आदमी पार्टी को भी फायदा है और बीजेपी को भी फायदा है। दोनों इस नैरेटिव का फायदा उठाना चाहते हैं। बीजेपी को फायदा ये है कि भाई उसे दिखाएंगे कि ये है तो नुकसान कांग्रेस को थोड़ा पहुंचाएंगे, और कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश की होगी। और जो बीजेपी की रणनीति रहती है कि जहां कांग्रेस किसी दूसरे दल के सामने है तो वहां उसको वॉकओवर इस तरीके से दे दिया जाए, कांग्रेस को वहां नहीं होने दिया जाए। आम आदमी पार्टी भी जो उपज है वो बीजेपी की इसी रणनीति की उपज है। और मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कि जब नरेंद्र मोदी की रैली हुई थी और पहली बार उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर खुलकर हमला बोला था, उसके बाद आम आदमी पार्टी में जान पड़ गई थी और फिर छप्पर फाड़ के जो था बहुमत आम आदमी पार्टी को मिला था। और उससे पहले अरविंद केजरीवाल खुद ये एक तरीके से स्वीकार कर चुके थे कि वो लड़ाई में नहीं है, और पहला चुनाव जो था वो कांग्रेस के समर्थन से ही बने थे। तो यानी अगर पहले चुनाव में अगर अरविंद केजरीवाल विकल्प बन चुके थे तो पहले चुनाव में विकल्प बन जाना चाहिए था। दूसरे चुनाव तब बने जब नरेंद्र मोदी की रैली होती है और नरेंद्र मोदी उन पर जोरदार तरीके से हमला करते हैं। तो आज भी यही रणनीति चल रही थी, लेकिन अब उस रणनीति को कांग्रेस ने ध्वस्त किया है। और जिस तरीके से सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को लेकर या आम आदमी पार्टी को लेकर जो अब आरोप लगना शुरू हुए हैं और सीधी सीधी बातें करना शुरू हुई है, जिस तरीके से सबूत रख करके, अब वो सबूत सही है नहीं हम नहीं कह सकते कौन से सबूत सही है कौन से गलत है किसी भी तरह के, क्योंकि राजनीतिक दल है वो कुछ भी सबूत अपने रख सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ने अब ये बता दिया कि लड़ाई त्रिकोणात्मक है, और इस त्रिकोणात्मक लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ये दोनों जो है ये अकेले प्लेयर नहीं है, प्लेयर तीसरा भी है। और तीसरा प्लेयर जो है अगर मजबूती के साथ लड़ता है तो दिल्ली के चुनाव के परिणाम काफी कुछ बदले हुए दिखाई पड़ेंगे। बदले बदले से नजर आएंगे अगर सब कुछ उसी हिसाब से होता है जैसा यहाँ अमलेंदु उपाध्याय जी कह रहे हैं। लेकिन ट्रायंगुलर फाइट और उस फाइट में अब ये तस्वीर जो है इसकी भी खूब चर्चा है, जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं। केजरीवाल की ईमानदारी सारे बेईमानों पर पड़ेगी भारी लिखते हुए तीसरे नंबर पर राहुल गांधी की तस्वीर देने के क्या मायने हैं। कांग्रेस पार्टी इससे खफा है, लेकिन दूसरी तरफ आखिर कांग्रेस पार्टी की जो राजनीति है उसके इर्द गिर्द इंडिया ब्लॉक के जितने भी दूसरे दल हैं वो खुद को लाने की कोशिश क्यों करते हैं, ये भी जरा सोचिए। इसलिए क्योंकि संविधान की जब बात कांग्रेस पार्टी करती रही लोकसभा चुनाव के समय, और उसके बाद उसी संविधान की चर्चा ने चर्चा को आगे बढ़ाकर, और खासकर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी को जितनी सीटें मिली हैं उसमें इसी संविधान की चर्चा का बहुत ज़्यादा महत्व था। और अब इस बात में संविधान के साथ साथ बाबा साहब भी और बापू भी दोनों जुड़े हुए हैं, जो कांग्रेस के टैगलाइन में भी नजर आते हैं। महू में कार्यक्रम है वो भी देखेंगे और उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कल रिपब्लिक डे है और कल देखते हैं क्या कुछ होता है, उस पर चर्चा कल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं गर साहब, एक लंबे ब्रेक के बाद आप आए और बहुत शुक्रिया आपका। आपसे उम्मीद है आगे भी आप जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत टंडन जी, आपका भी शुक्रिया। प्रोफेसर रविकांत जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और साथ में जुड़े थे डॉक्टर राकेश पाठक जी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं। अमित कुमार यादव हमारे साथ हैं। डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ साहब लिख रहे हैं, मेरा सुझाव है कि राहुल गांधी सारे हिंदुस्तान